हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपकी लाली मैडम हिंदी मीडियम के चैनल पर और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपको टर्म 2 की परीक्षा के लिए। साथ ही साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का सैंपल पेपर सॉल्यूशन नंबर 3। इससे पहले हम 2 सॉल्व कर चुके हैं और आशा करती हूं, भरोसा भी करती हूं आप पर कि उन वीडियोस को देखकर आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और मैं ये भी आश्वासन देती हूं आपको कि यदि आप ये वीडियोस सही से देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो निसंदेह आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। यस बेटा, आज देखिए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 3 टर्म 2। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, एक एक बात को, एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप बस ये सोचिएगा कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। यदि इतने इंटरेस्ट तरीके से हम कोई भी कार्य करते हैं तो कहते हैं ना बेटा, परीक्षा से पूर्व की तैयारी जीत की तैयारी होती है। और यदि हमने ये समय यहां वहां वेस्ट कर दिया या बर्बाद कर दिया तो परीक्षा के बाद में फिर रोना आता है। रोना नहीं है, खुश रहना है, प्रफुल्लित रहना है और जीत की तैयारी करना है, वीडियो देखना है। इसमें मैं आज आपके सामने क्या क्या कहने वाली हूं, क्या बताने वाली हूं, वो भी मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले हम चलेंगे प्रश्न पत्र के फ्रंट पेज पर, मींस एकदम अपर साइड, कि क्या रहेगा उसमें। सैंपल पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कहते हैं। तो परीक्षा में जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आपका जो कोर्स बी है ना, सही सलामत लिखा हुआ है वहां पर। कोर्स बी का कोड है 085। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आपके प्रश्न पत्र पर 085 ही लिखा है ना। यस, तो फिर आगे बढ़िए। अब देखिए कि वहां पर लिखा है निर्धारित समय 2 घंटे, पूर्णांक 40। सामान्य निर्देश दिए जाएंगे। सामान्य निर्देशों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से, बड़े आराम से पढ़कर और समझाने वाली हूं। तो हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो सामान्य से निर्देश है ना, वो असामान्य परीक्षा में परिणाम दिलाएंगे हमें। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर और सबसे पहले हम चलते हैं हमारा जो प्रथम मुख्य प्रश्न है उस पर। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 द्वितीय सत्र टर्म 2, विषय हिंदी बा। कोड है 085, कक्षा 10वीं, निर्धारित समय 2 घंटे, पूर्णांक 40, निर्धारित सामान्य निर्देश। क्या है पहला निर्देश? इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड हैं, का और खा। ठीक है, सिर्फ 2 ही खंड हैं, का और खा। दूसरा बिंदु है, खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर लिखना है आपको। क्योंकि जो 3 प्रश्न हैं उनमें भी आपको उप प्रश्न दिए जाएंगे, सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें ऑप्शंस भी होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। और हर एक ऑप्शंस के ऊपर आपको निर्देश भी दिए जाएंगे। मैं बता रही हूं ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैडम क्या होंगे, कैसे ऑप्शन होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम हेयर फॉर यू बेटा, आपके लिए हूं मैं। ठीक है, अब है कि तीसरा वाला पॉइंट क्या कहता है? खंड खा में कुल 5 प्रश्न हैं, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर देना है। और कुल प्रश्नों की संख्या 8 है, क्योंकि खंड का में है 3 और खा में है 5, मतलब 3 और 5 हो गए 8, तो कुल प्रश्नों की संख्या 8 है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रम अनुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न को आप जब ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे ना, तो पढ़ते ही पढ़ते 50% आंसर तो आपको आ ही जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि क्रम अनुसार सीरियल वाइज ही प्रश्नों के उत्तर लिखें। सीरियल वाइज प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपका बहुत बड़ा फायदा है, आपको आसानी से अंक प्राप्त हो सकते हैं और कोई हौच पौच नहीं मचेगा, कोई मैशअप टाइप मिक्स नहीं हो जाएगा। ठीक है बेटा, मान लीजिए आपको कोई क्रम अनुसार या सीरियल वाइज में कोई सा भी उत्तर नहीं आ रहा है, घबराइए मत। ये मत सोचिएगा कि इसका उत्तर मैं बाद में लिख दूंगा, अभी छोड़ देता हूं। आप उत्तर क्रमांक या प्रश्न क्रमांक डाल दीजिए कि कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, फिर भी डालिए प्रश्न क्रमांक 2 उत्तर, स्पेस छोड़ दीजिए, खाली जगह छोड़ दीजिए। आपको पता है ना कौन से प्रश्न में कितने शब्दों को लिखना है, कितने शब्द मीन्स कितनी लाइन,
ये आपको निर्देश में दिया जाएगा, मैं अभी बताने वाली हूं। तो वो खाली स्थान छोड़ दीजिए, खाली जगह छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर भी आप क्रम अनुसार बिल्कुल अपने प्रश्न पत्र को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, अंतिम प्रश्न तक पहुंच जाइए। अब देखेंगे कि समय बचा है हमारे पास आधा घंटा, 1.5 घंटे हमारे हो चुके हैं। अब क्या करें, अब हम करेंगे क्रॉस चेक। जब आप एकदम फिर से स्टार्टिंग से कॉपी देखेंगे कि मैंने क्या क्या लिखा, पलटेंगे पेज, तो जो आपने खाली जगह छोड़ी थी ना, जो उत्तर नहीं आ रहा था, तुरंत आपकी दृष्टि वहां जाएगी, तुरंत आपकी नजर वहां जाएगी और अच्छे से फोकस्ड तरीके से आप उस उत्तर को लिख पाएंगे। यदि हमने सोचा कि हम उत्तर बाद में लिख देंगे और कोई खाली वाली जगह नहीं छोड़ी, तो वो माइंड से चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास उस समय बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे थॉट्स वाले काम रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रम अनुसार ही उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं खंड का पर, जो कि पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक हमारी कौन सी है, स्पर्श। पूरक पाठ्य पुस्तक कौन सी है, संचयन। तो ये जो खंड का है, उसमें पाठ्य पुस्तक संबंधी ही प्रश्न आएंगे। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको देना है। 3 प्रश्न दिए हैं और आपको 2 प्रश्न लिखना है, मतलब 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 2 दूना 4, 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे और आपको उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, लगभग 25 से 30 शब्दों में। अब कैसे आप करेंगे कि हर प्रश्न को जब उत्तर आप लिखेंगे तो हर उत्तर के शब्दों को गिनेंगे आप? नहीं, समय बर्बाद होगा ना बेटा। तो क्या करेंगे, आप एक अनुमान लगा दीजिए। ये हमारी उत्तर पुस्तिका है, आंसर शीट है। ठीक है, ये हमारा मार्जिन है और यहां से हमें लिखना शुरू करना होता है। तो आप देखिए कि कुछ भी हमने लिखा, उसमें हम ये देखते हैं कि सहायक क्रियाओं को ऐड नहीं किया जाता है शब्दों की संख्या गिनने में, जैसे के, वे, में, हैं, थे, इनको काउंट नहीं करते हैं। समझ में आया? तो ये जो हमारी कॉपी है, उसमें आपको बड़े अच्छे से लिख देना है कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए 8 शब्द आपके आ रहे हैं। तो 25 से 30 शब्द कब हो जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 और 8 चौके 32। अधिक से अधिक हमें 4 लाइन में उत्तर देना है, यदि हमारी राइटिंग अच्छी है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, सीमित, मतलब एक बैलेंस्ड राइटिंग जिसको कहते हैं ना, अच्छी संतुलित, वो आपकी लिखावट होनी चाहिए। बहुत अधिक छोटे अक्षर भी नहीं होने चाहिए और बहुत अधिक बड़े अक्षर भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप 4 लाइन में उत्तर लिख देंगे। 2 नंबर का आपको उत्तर 4 लाइन में काफी रहेगा और आपको 2 में से 2 अंक प्राप्त भी हो पाएंगे। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि बहुत से बच्चों को यह रहता है कि हम सप्लीमेंट्री कॉपीज ले लेंगे, बहुत सारी कॉपीज रहेंगी तो हमें ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा सप्लीमेंट्री लेने के चक्कर में यहां तो मार्जिन दिया ही रहता है, बिल्कुल दिया रहता है, और आपको यहाँ प्रश्न क्रमांक भी लिखने होते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ उत्तर भी लिखते हैं, लेकिन वो इस तरफ से भी लाइन खींच लेते हैं या फिर कॉपी को फोल्ड कर लेते हैं। यहां से फोल्ड कर ले, यहां से बीच में हम इतना 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 सा लिखे जा रहे हैं। नो, दिस इज द नॉट वे ऑफ राइटिंग, दिस इज नॉट अ राइट वे। ठीक है, तो आपको जो कॉपी दी है उसका अच्छे से उपयोग कीजिएगा और अच्छे से उत्तरों को लिख कर आइएगा। 25 से 30 शब्द में 4 लाइन लेकर चलिए आप। तो यदि कोई उत्तर नहीं आएगा तो 4-5 लाइन आप छोड़ दीजिए और उसके बाद आगे का उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में जब आप देखेंगे तो वो उत्तर आप आराम से लिख पाएंगे। समझ गए? अब है, आगे चलते हैं हम कि सादत अली कौन था, उसे खुश रखना कर्नल के लिए क्यों आवश्यक था? बताइए जल्दी, क्या आपने ये पाठ पढ़ा था? और बताइए कि कर्नल, उसे खुश रखना कर्नल के लिए क्यों आवश्यक था? कर्नल को क्या आवश्यक हो गया भाई, सादत अली को खुश रखने की क्यों जरूरत पड़ गई? ऐसी क्या बात थी उसमें? याद आया कुछ? उत्तर को कैसे लिखना है देखिए यहां पर। सादत अली वजीर अली के पिता का भाई, जो कि वजीर अली के स्थान पर आ गया था। याद आया कुछ? देखिए, सादत अली वजीर अली के पिता का भाई अर्थात उसका चाचा था। स्वभाव में दोनों बिल्कुल भिन्न थे। वजीर अली सच्चा देशभक्त था, देश के हित में अपनी जान दे सकता था और किसी की जान ले भी सकता था। वहीं दूसरी ओर सादत अली ऐश पसंद आदमी था, मतलब बिल्कुल ऐशो आराम में लीन व्यक्ति था। उसको लगता था कि आराम से सब मिल जाए, बैठे बिठाए, बस। देशभक्ति जैसी कोई भावना उसके अंदर नहीं थी।
अंग्रेजों द्वारा वजीर अली को अवध के तख्त से हटाकर वह पद सादत अली को सौंप दिया गया था, क्योंकि वजीर अली था ईमानदार, देशभक्त, एक जाबाज सिपाही, इसलिए अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके चाचा को उसके तख्त अर्थात सिंहासन पर बिठा दिया था, क्योंकि सादत अली तो था उनका अंग्रेजों का गुलाम। ठीक है, उसने अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए कर्नल को दिए थे। उसके पास जमीन जायदाद अच्छी थी, उसे खुश रखकर अंग्रेज अवध पर कब्जा बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उसकी चापलूसी या जी हजूरी करना उनके फायदे के लिए वो सादत अली को खुश रखता रहता था कर्नल। समझ में आया कि जब किसी का स्वार्थ कुछ रहता है तभी वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जैसा कि सादत अली ने किया था। वहीं वजीर अली एक देशभक्त था, एक बहुत मतलब नहीं देशभक्त व्यक्ति था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह से आपको 2 नंबर मिल ही जाएंगे। अगली है, कवि मैथिली शरण गुप्त ने सच्चे मनुष्य की क्या पहचान बताई है? मनुष्यता कविता याद है कि मनुष्यता कविता के अनुसार कवि ने कहा है कि मनुष्य होने का तात्पर्य सिर्फ यही नहीं कि हमारा जन्म हुआ, अच्छे से हमें ये जो शरीर है मनुष्य है। मनुष्य होने का तात्पर्य है हमारे अंदर मनुष्यता की भावना होनी चाहिए, मानवता की भावना होनी चाहिए, और मानवता की भावना के अंतर्गत कौन कौन से मूल्य आते हैं? दया, करुणा, परोपकार, उपकार, ठीक है, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना, और किन भावनाओं से दूर रहना है? ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, इन भावनाओं से अपने आप को रखना है दूर। मनुष्यता सिखाती है हमें, मानवता सिखाती है हमें कि हमारा जो जीवन है उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। जिए भी है तो उद्देश्य है, मरे भी तो एक उद्देश्य की खातिर। ये नहीं कि बोझ आया था धरती का, अच्छा रहा चला गया, ऐसा ना हो। हमारे मरने के बाद भी लोग हमें अच्छे कामों के लिए याद रखें, ये सिखाती है हमें मनुष्यता कविता। ठीक है, कि एक मरने का भी एक वजूद होना चाहिए, एक मरने का भी नाम होना चाहिए कि क्या बात है। आज हम अमर शहीदों को याद करते हैं ना, क्यों वे अमर हैं? हाँ, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, याद है ना कि किस तरह से आज वे नहीं हैं, फिर भी हमारे हृदय में वे हमेशा अमर रहेंगे। और भी ऐसे कई महान विचारक रहे हैं जो अमर रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेना चाहूंगी, यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने अपने कार्य से हम सबको प्रेरित किया, और आज भी उनके उदाहरणों पर चलकर, उनके मार्ग पर चलकर हम सब अपने जीवन को एक आकार दे पा रहे हैं। तो मनुष्यता कविता में भी कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि जियो तो ऐसे कि नाम हो, और मरने के बाद भी आपका नाम अमर रहे। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा उत्तर कैसे लिख सकते हैं हम। मनुष्यता कविता के अंतर्गत कवि मैथिली शरण गुप्त ने सच्चे मनुष्य की पहचान बताई है। केवल मनुष्य के रूप में जन्म लेने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता। दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, निराभिमान गुणों के बल पर हम अपने मनुष्य होने को सार्थक कर सकते हैं। विभिन्न उदाहरण देकर कवि ने यह स्पष्ट किया है कि केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही जीवन व्यतीत करना पशुओं की प्रवृत्ति होती है। समझ में आया? स्वार्थ में, अपने कार्यों में लीन रहना, ये पशुओं की प्रवृत्ति रहती है। मनुष्य के अंदर तो परोपकार की भावना रहती है। मनुष्य कहलाने योग्य वह है जो सभी के हित और अहित के विषय में सोचते और कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करे। किसी का अहित ना हो, कोई आहत ना हो, हमारा जितना सामर्थ्य हो हम किसी की सहायता कर सकें, ये है मनुष्यता की पहचान। ठीक है, ना केवल ये शरीर ही हमारी पहचान है, बल्कि गुण और चरित्र और आचरण से हमारी पहचान होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। झेन की कौन सी देन जापानियों को मिली हुई है? स्पष्ट कीजिए। झेन की देन बताइए, जापानियों को कौन सी देन मिली हुई है झेन की? याद आया? हाँ, याद आया कुछ? ओके, पाठ झेन की देन के अंतर्गत लेखक रविंद्र केलेकर ने जापान में प्रचलित बौद्ध दर्शन की एक ऐसी पद्धति का वर्णन किया है जिसके कारण जापानी अपनी व्यस्त और तनावग्रस्त दिनचर्या के बीच भी कुछ चैन भरे पल पा लेते हैं। समझ में आया कि और स्वयं को तनाव मुक्त करके फिर से उस दौड़ भाग में शामिल होने के लिए तैयार कर लेते हैं। यह परंपरा झेन परंपरा कहलाती है। लेखक ने अपने अनुभव से यह महसूस किया है कि यह झेन परंपरा
जापानियों को मिली हुई एक बहुत बड़ी देन है जो उन्हें मानसिक रोगी होने से बचाती है, क्योंकि जापान अमेरिका से प्रतिद्वंद करता है। प्रतिद्वंद मीन्स प्रतिस्पर्धा करता है कि जैसी तरक्की, जैसी टेक्नोलॉजी का वो उपयोग कर रहा है हम भी करेंगे। जापान छोटा है, जनसंख्या भी बहुत कम है। अब होड़ करना है तो कुछ तो बराबरी होनी चाहिए। कहते हैं ना, दोस्ती और दुश्मनी बराबरी वालों से की जानी चाहिए। परंतु यहां लोग बोलते नहीं है, बकते हैं, चलते नहीं है, दौड़ते हैं, जिस कारण से मानसिक रोगी हो जाते हैं। और मानसिक रोगी होने के साथ साथ धीरे धीरे वो अपनी बौद्धिक क्षमता भी खो देते हैं। इसलिए ये जो है झेन की देन एक परंपरा उनके लिए रामबाण बनकर आई है। समझ में आया कि पाठ झेन की देन के अंतर्गत लेखक रविंद्र केलेकर ने जापान में प्रचलित बौद्ध दर्शन की एक ऐसी पद्धति का वर्णन किया है जिसके कारण जापानी अपनी व्यस्त और तनावग्रस्त दिनचर्या के बीच भी कुछ चैन भरे पल पा लेते हैं और स्वयं को तनाव मुक्त करके फिर से उस दौड़ भाग में शामिल होने के लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यह परंपरा झेन परंपरा कहलाती है, बौद्ध परंपरा। ठीक है, लेखक ने अपने अनुभव से महसूस किया है कि झेन परंपरा जापानियों को मिली एक सौगात है, बहुत बड़ी देन है जो उनको मानसिक रोगी होने से बचाती है। प्रश्न पहला हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न है हमारा 4 एकम 4, 4 नंबर का आया है। अब जब 2 नंबर का हमारा था तो 25 से 30 शब्दों में हमें लिखना था, 4 नंबर का है तो 60 से 70 शब्दों में लिखना है। वहां हमें 4 लाइन सफिशिएंट थी, यहां हम 8-9 लाइन लिखेंगे उत्तर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि प्रश्न है हमारा, प्रश्न ही है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60-70 शब्दों में लिखिए। प्रश्न है, जब से हमने होश संभाला है पिताजी को घर से दफ्तर, दफ्तर से घर की दूरी तय करते हुए और घर और दफ्तर की छोटी बड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हुए ही देखा है। मां भी उनकी कोशिशों में भागीदार बनी रही। जब हम थोड़े बड़े हुए घर के कामों में हाथ बटाने लगे। अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। हम चाहते हैं कि अब वे जिंदगी का मजा लें, किंतु हमारे भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने शायद जरूरत से ज्यादा बोझ अपने कंधों पर ले लिया और बिस्तर पर आ गए। हर एक माता पिता अपने बच्चों के सुखी जीवन की कल्पना करते हैं और उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे सुख चैन भरा जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसा ही हुआ कुछ लेखक के पिताजी के साथ। मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति की लगभग यही स्थिति है। पाठ झेन की देन से जो संदेश मिलता है, क्या उससे इस स्थिति को बदला जा सकता है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है? बताएंगे आप? पहले एक और प्रश्न पढ़ लेते हैं, ठीक है? अथवा प्रश्न है ये, अब या तो वो प्रश्न करना है या ये प्रश्न करना है और उत्तर देना है। 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है? व्यक्ति निर्माण से ग्राम निर्माण और स्वाभाविक ही देश निर्माण तक के गांधी जी के सपनों को अन्ना हजारे ने पूरा करके दिखाया। एक गांव से प्रारंभ हुआ उनका अभियान आज लगभग 80 गांव तक फैला हुआ है। व्यक्ति निर्माण के लिए मूल मंत्र देते हुए उन्होंने युवाओं में उत्तम चरित्र, शुद्ध आचार विचार, निष्कलंक एवं त्याग की भावना विकसित करने तथा निर्भयता को आत्मसात कर आम आदमी की सेवा को आदर्श के रूप में स्वीकार करने का आह्वान किया है। मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए कि अन्ना हजारे और कवि मैथिली शरण गुप्त की सोच में क्या समानता आप महसूस कर रहे हैं? दोनों प्रश्न समझ में आए? उसमें पिताजी और पिताजी के कर्तव्यों अर्थात माता पिता के कर्तव्यों का वर्णन हुआ है बच्चों के लिए। यहां पर बात हुई है कि आम आदमी के लिए भी हमें सोचना है। मनुष्यता कविता के आधार पर अन्ना हजारे की किस तरह से ये बात है, तो किस तरह से उनकी तुलनात्मक व्याख्या की जा सकती है वो पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं हम पहले प्रश्न के उत्तर की तरफ। मध्यम वर्ग का लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए वर्तमान को दांव पर लगा देता है। वर्तमान के पलों को पूरी तरह से जी नहीं पाता। अपने पैसे को भी अपने ऊपर ना खर्च करके भविष्य के लिए या अपने बच्चों के लिए जोड़ता जाता है। पैसे कमाता है लेकिन खुद पर खर्च नहीं करता, या तो भविष्य के लिए या अपने बच्चों के लिए जोड़ता जाता है और यही कार्य वो निरंतरता के साथ करता रहता है। ठीक है, यह सोच ठीक नहीं है।
यदि हमने वर्तमान को पूरी तरह नहीं जिया तो भविष्य को खुशनुमा बनाने की कोशिश करना व्यर्थ है। क्योंकि कहते हैं ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। भविष्य की चिंता नहीं करना है, वर्तमान को हमेशा सुखद रखना है, तो वही भूत भी वही है, भविष्य भी वही है। ठीक है। उपरोक्त उदाहरण में भी एक पिता ने समय और धन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं किया। भविष्य की योजना बनाकर चलते किंतु अपने स्वास्थ्य और वर्तमान पलों का भी ख्याल रखते तो बेहतर होता। ठीक है। पाठ झेन की देन में लेखक ने जापानियों का उदाहरण देकर यही समझाया है कि वह अपने देश को अमेरिका जैसे देश से आगे निकालने की होड़ में लगे हुए हैं, जो कि एकदम निरर्थक कह सकते हैं। जीवन की रफ्तार इतनी बढ़ा ली है कि खुद के लिए समय ही नहीं है, और हम यदि खुद का ध्यान नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे। हमारा शरीर, हाथ, पैर, मुंह सब कुछ दिन रात काम करते हैं, और यदि हमने उसका ध्यान नहीं दिया तो हम काम नहीं कर पाएंगे। कितने दिन तक काम करेंगे बताइए, है ना सोचने वाली बात। तो उसका हमें ध्यान रखना है। यह स्थिति तनाव पैदा करती है, और यह तनाव हमें मनोरुग्ण बना देता है, मन का रोगी बना देता है। इससे बचने का केवल यही उपाय है कि वर्तमान में जिएं, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। उसका भरपूर बेहतरीन इस्तेमाल करें, ताकि जब वह अतीत बने तो उसकी सुखद यादें हों और भविष्य अपने आप ही सुखद होता चला जाए। समझ आया बेटा? चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, मनुष्यता कविता और अन्ना हजारे जी की तरफ। उपरोक्त उदाहरण में एक कर्मठ समाजसेवी व्यक्ति अन्ना हजारे के विषय में जो बताया गया है वह अद्भुत और प्रशंसनीय है। उन्होंने कभी भी स्वार्थ प्रेरित होकर कार्य नहीं किया। समाज और देश का हित हमेशा उनके लिए सर्वोपरि रहा। सर्वोपरि समझते, सबसे ऊपर। जो सच की राह पर चलता है, निर्भयता उसके कदम चूमती है। त्याग करके जो सुख मिलता है वही मनुष्य का असली सुख है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी मनुष्यता कविता में यही संदेश दिया है कि मनुष्य रूप में जन्म लेने मात्र से हम मनुष्य नहीं बनते। दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, दान और तप जैसे गुण हमें मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में मदद करते हैं। अतः इन दोनों की सोच में अत्यधिक समानता है। कवि ने जो कुछ कहा है, समाज सेवी अन्ना हजारे ने उस पर अमल करके मानवता के लिए एक मिसाल कायम की है। समझ में आया कि ये जो अन्ना हजारे जी के जो कार्य थे, उन्होंने कभी भी स्वार्थ को मन में रखकर या स्वार्थ को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया। जो भी किया परोपकार किया, जो भी किया दूसरों के हित के लिए किया। और जो दूसरों के लिए हित का कार्य करते हैं, जो सच्चाई जिनके औजार होते हैं, उनके लिए कभी भी डर जैसे भाव सामने नहीं आते हैं। निडरता के साथ, साहस के साथ वो अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रख पाते हैं। और जब हम सच की राह पर चलते हैं तो हमें किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं ना कि साच को आंच कहां। जब हम सच्चे हैं तो हमें डर की क्या जरूरत। यस, ऑफ कोर्स हमें विनम्रता अपनानी है, लेकिन विनम्रता में दब्बूपन नहीं होगा। जब हम सच के साथ चलेंगे, हम सीना चौड़ा करके किसी के भी सामने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देना है, और ये हैं 3-3 नंबर के 2 उत्तर, 3-3 नंबर के। ठीक है, संचयन पूरक पाठ्य पुस्तिका से आ गया है। पाठ सपनों के से दिन के आधार पर बताइए कि आप पीटी सर व हेडमास्टर शर्मा जी में से किससे प्रभावित हैं और क्यों। एक थे हेडमास्टर, दूसरे थे पीटी सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो आप दोनों में से किससे ज्यादा प्रभावित हुए और क्यों हुए बताइए। एक थे कैसे, एक थे कैसे, याद आया कुछ? हाँ, याद आया, बिल्कुल। अब देखिए, हमारे बचपन की कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और समय समय पर खट्टे मीठे अनुभव भी देती रहती हैं। पाठ सपनों के से दिन में लेखक ने भी अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने अपने विद्यालय के 2 अध्यापकों का विशेष जिक्र किया है। और ये हर एक के जीवन में होता है। जब हम अपना विद्यालय जीवन काल पूरा कर लेते हैं तो कोई ना कोई शिक्षक या शिक्षिकाएं तो रहते हैं जो हमेशा हमारी स्मृति में बसे रहते हैं। ऐसे ही थे लेखक के। उनमें से एक हैं पीटी सर, मास्टर प्रीतम चंद,
जो कि बहुत ही सख्त स्वभाव के हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सख्त होना ही है। छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे, यहां तक कि खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे। दूसरे हैं हेडमास्टर शर्मा जी। वे बहुत नम्र स्वभाव के हैं। छात्रों को शारीरिक दंड देना उनके उसूलों के खिलाफ है। पीटी सर का खौफ इस कदर है कि उनके मुअत्तल हो जाने पर भी उनके क्लास में छात्र घबराते हैं। छात्र इतना डरते हैं, यदि किसी ने कह दिया पीटी सर, घबरा कर आराम से बैठ गए और है ही नहीं पीटी सर। और जो शर्मा जी हैं, जो हेडमास्टर हैं, उनका मानना ये था कि मारना वारना ये कोई तरीका नहीं है, बच्चे को आसानी से आराम से समझाया जा सकता है। ठीक है। उनके मुंह से बमुश्किल निकलने वाली शाबाश बच्चों को फौज के कमांगो जैसी मूल्यवान लगती थी। कभी भी पीटी सर के मुंह से शाबाश नहीं सुना, और जब कभी उन्होंने किसी के लिए शाबाश कह दिया, समझ लो उसको तो बहुत बड़ा पुरस्कार या उपहार मिल गया। वो समझता था जैसे फौजी ने किसी को वो दे दी हो। ठीक है, मूल्यवान ओहदा। मेरे विचार से दोनों के ही चरित्र में अति है। एक शिक्षक को ना तो इतना कठोर होना चाहिए कि छात्र उनका सम्मान करने की बजाय उनसे डरे, और ना ही इतना नम्र कि छात्र अनुशासनहीन हो जाए। यहां पर बात आती है कि बिल्कुल कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। मतलब हमें अपने स्वभाव में जहां आवश्यकता पड़े थोड़ी गर्मी और थोड़ी नरमी बरतनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने विद्यार्थियों या अपने घर के जो बच्चे हैं अपने, उनमें अनुशासन भी उत्पन्न करेंगे, अनुशासन का मूल्य भी डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। साथ ही साथ उनमें थोड़ा ये जो प्यार है, स्नेह है, जरूरत पड़ने पर उनको स्नेह भी देना है, उनको उनके सिर पर हाथ भी फेरना है, ताकि वे हमसे आत्मा से जुड़ सकें। तो ना तो अधिक कठोर होना है कि आदर के स्थान पर डरें, और जहां डर होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से हम उसकी बात मानते हैं, पीठ पीछे तो हम उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। लेकिन जहां आदर होता है, हम पीठ पीछे भी वही बर्ताव करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो उसके सामने करते हैं। समझ में आया? तो आदर और डर में अंतर यही है। हेडमास्टर जो थे वो इतने मतलब कोमल स्वभाव के थे कि अनुशासनहीन रहते थे बच्चे, कि वो कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। दूसरे पीटी सर थे, वो इतने सख्त थे कि थर थर कांपते थे कि ये मारेंगे हमें। तो डराना भी नहीं है और इतने एकदम विनम्र भी नहीं रहना है, बैलेंस बनाकर रखना है। हम बड़ों का फर्ज है, हम बड़ों का कर्तव्य है कि बच्चों में अच्छे अच्छे मूल्यों को विकसित करें। कभी गरम भी होना है तो कभी नरम भी होना है। इस तरह से हम अपने विद्यार्थियों के अंदर बहुत अच्छे मूल्यों का विकास करेंगे, जिससे वे अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बनकर अपने आप की एक पहचान निर्मित करेंगे। समझ में आया बेटा? आगे चलें। आगे है प्रश्न खा, पढ़ती हूं मैं। अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? टोपी का मित्र था इफ्फन। याद आया? याद आया? तो जब अम्मी शब्द सुनकर जब टोपी ने अम्मी शब्द कहा तो उसके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी वो आपको बताना है। इफ्फन और टोपी शुक्ला दोनों बहुत परम मित्र थे, है ना? इतनी घनिष्ठ मित्रता, लेकिन इफ्फन जो था उसके पिता का तबादला होने के कारण वो वहां से चला जाता है, जिसका प्रभाव पड़ता है टोपी शुक्ला की पढ़ाई पर। एक बार बोलचाल में उसने अम्मी शब्द कहा, घर वालों की क्या रिएक्शन हुआ वो यहां पर हम देखने वाले हैं। अब पढ़ते हैं हम उत्तर को कि किस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। लिखा है, पाठ टोपी शुक्ला दो ऐसे मित्रों की कहानी है जिनकी परवरिश बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों में हुई। अलग पारिवारिक वातावरण, मान्यताएं भी अलग, फिर भी दोनों में घनिष्ठ संबंध बन गए। टोपी हिंदू परिवार से था, जबकि इफ्फन कट्टर मुसलमान परिवार से। टोपी ने इफ्फन के घर से एक नया शब्द सीखा, अम्मी। और अपने घर पर जब उसके मुंह से अपनी माँ के लिए यह शब्द निकला, तब उसके परिवार वालों की तीखी नजरें उस पर उठीं। खाने की मेज पर सभी के हाथ अचानक रुक गए खाते खाते। उसकी दादी टोपी की माँ पर बरस पड़ी कि वह उसे ऐसे लड़के से मित्रता करने से रोकती क्यों नहीं है।
माँ ने टोपी के बहुत मारा, किंतु फिर भी टोपी ने इरफान से दोस्ती तोड़ना स्वीकार नहीं किया। ये थी उनकी एकदम पक्की और सच्ची मित्रता। जो सच्ची मित्रता होती है ना, वो हमेशा चलती है। ये नहीं कि सिर्फ स्वार्थवश होकर आज है कल नहीं है, परसों फिर कुछ स्वार्थ आया और फिर हम दोस्ती में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ कि जब इरफान के घर से टोपी अम्मी शब्द सीख कर आया और उसने घर में अपनी माँ से अम्मी शब्द कह दिया, सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे, खाते खाते अचानक रुक गए और दादी बरस पड़ी उसकी माँ पर कि कहाँ भेजती हो बच्चे को, कैसे कैसे शब्द सीख कर आ रहा है। और माँ ने खूब पिटाई लगाई टोपी की, परंतु टोपी तो इरफान का पक्का मित्र था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक के साथ हरिहर काका के संबंधों पर प्रकाश डालिए। हरिहर काका याद है? बिल्कुल। अब जब लेखक छोटे थे तो बचपन में हरिहर काका के साथ बड़े अच्छे से बातें करते थे, उनके साथ अपने सारे मन के विचारों को प्रकट करते थे। अब जब लेखक बड़े होकर फिर आए और उन्होंने देखा कि हरिहर काका की स्थिति अब बदल गई है समाज में, और जो भी गांव के लोग थे हरिहर काका को सम्मान देते थे, परंतु धीरे धीरे कुछ गांव के जो जमींदार लोग थे, है ना, उनकी नजर थी हरिहर काका की जमीन पर। थोड़ी सी ही जमीन थी, लेकिन लालची लोगों की नजरों से वो भी नहीं बच पाई और हरिहर काका अपनी जमीन को जी जान से चाहते थे। उनके मन में भी जमीन जायदाद के प्रति लोभ या स्वार्थ था, जिसके कारण उनको क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी ये भी आप भली भांति जानते हैं कि जमीन की खातिर उनको हाथ पैर मुंह सब बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया था और उनसे कहा था कि जायदाद पर जो कागजात हैं उस पर अंगूठा लगाओ। बहुत सारी यातनाएं उनको सहनी पड़ी थी। अब यहाँ पर पूछा है कि लेखक के साथ हरिहर काका के संबंध कैसे थे, बताइए। तो अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे बेटा, कि हम ये तो जानते हैं कि हरिहर काका किसान थे, उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। आइए देखते हैं। हरिहर काका एक सीधे सादे किसान थे। खेतीबाड़ी से समय मिलने पर वे गांव की ठाकुर बाड़ी में जाकर धार्मिक चर्चा में समय व्यतीत करते थे। लेखक को हरिहर के प्रति गहरी आसक्ति थी, जिसके बहुत से वैचारिक और व्यवहारिक कारण थे। एक तो यह कि हरिहर उनके पड़ोस में रहते थे, दूसरा लेखक जब छोटे थे तब हरिहर काका उन्हें एक पिता से भी अधिक दुलार करते थे। लेखक बचपन में हरिहर काका के कंधे पर बैठकर घूमा भी करते थे। लेखक जब सयाने हुए तो उनकी पहली दोस्ती हरिहर काका से ही हुई और हरिहर काका अपने मन की सभी बातें लेखक के साथ किया करते थे। लेखक को उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हरिहर काका और लेखक के संबंध बहुत आत्मीय थे। लेखक बचपन से ही उनसे जुड़े हुए थे, पिता से भी अधिक उनको स्नेह देते थे। लेखक उनके कंधे पर बैठकर गांव में घूमा करते थे और हरिहर काका भी लेखक से अपने मन के सारे विचारों को व्यक्त करते थे और साझा करते थे। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे ना बेटा। चलें आगे। प्रश्न चौथा। अब पहुंच गए हैं हम खंड ख रचनात्मक लेखन पर। ठीक है, खंड का जो कि पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तकों से जो प्रश्न थे वो हो गए हैं समाप्त। मतलब हमारे 20 नंबर के प्रश्नों का समाधान हम कर चुके हैं। अब आ गए हैं हम खंड ख पर, जिसमें भी हमें 20 नंबर के जो प्रश्न हैं, जो रचनात्मक लेखन है, उन पर चर्चा करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ वहाँ नजर या ध्यान मत ले जाइएगा बेटा। एक भी यदि आपका ध्यान यहाँ से वहाँ 1% भी गया तो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल सकती है यहाँ से। ठीक है, आइए चलते हैं रचनात्मक लेखन पर, पढ़ते हैं प्रश्न की क्या है प्रश्न, क्या पूछना चाहता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों में और कितने अंक का है? 6 अंकों का। 6 अंकों का अनुच्छेद लेखन। और अनुच्छेद लेखन क्या होता है पता है आपको? जैसे अंग्रेजी में आर्टिकल राइटिंग रहता है, वैसे ही हिंदी में अनुच्छेद लेखन रहता है। ठीक है, निबंध या एसेज जो रहते थे उनका छोटा रूप अनुच्छेद लेखन। निबंध लेखन में भी हम संकेत बिंदुओं का फॉलो करते थे ना। संकेत बिंदु रहते थे कि पहले हमने भूमिका लिखी, फिर हम अर्थ लिखेंगे, फिर आवश्यक क्यों लिखेंगे, क्या कारण है, फिर अंत में हम उपसंहार या निष्कर्ष लिखते हैं। ठीक उसी तरह से अनुच्छेद लेखन में भी
संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए हमें अनुच्छेद लेखन पूरा करना होता है। 6 अंक की बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं कि पहला देखते हैं क्या है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए, और आदर्श स्थिति क्या है, ठीक है। पहला है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब दूसरा क्या है, मेरी कल्पना का भारत। मेरी कल्पना का भारत, इसमें क्या लिखेंगे, प्राचीन भारत। हमें पास्ट से शुरू करना होगा, प्राचीन भारत से शुरुआत करनी होगी, फिर हम वर्तमान पर जाएंगे और भविष्य की जो प्लानिंग्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनको भी हम यहाँ पर लाएंगे। वर्तमान की समस्याओं पर भी नजर डालेंगे, साथ ही साथ सुधार के उपाय क्या हो सकते हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तीसरा क्या है, वैश्विक महामारी वरदान या अभिशाप। वैश्विक महामारी, किस तरह की खतरनाक महामारी से हम सभी जूझे या जूझ रहे हैं, तो वो हम सब के लिए वरदान है या अभिशाप। देखेंगे कोविड-19 आखिर है क्या, वैश्विक महामारी क्या होती है, वैश्विक का अर्थ क्या होता है, नए नए आविष्कारों के माध्यम से किस तरह से किसी भी महामारी पर कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, क्योंकि 3 हो चुके हैं, अब हमने देखा था सबसे पहला पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब यहां पर देखिए 3 अनुच्छेद हैं, मतलब ऑप्शंस हैं, 3 में से आपको सिर्फ एक करना है। तो जो भी, अभी आपको तीनों को ध्यान से सुनना है इस वीडियो के अंतर्गत, और जो भी आपको लगेगी यस आई कैन डू इट, एकदम बहुत अच्छे से, तो उसी टॉपिक को आप चूज कीजिएगा और उसी से संबंधित आप अनुच्छेद अपनी परीक्षा में लिखिएगा, ठीक है। दिए गए 3 अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। कितने अंक हैं, 6 अंक। 6 अंक कहां कहां प्राप्त कर सकते हैं आप, भूमिका रहेगी 1 अंक, भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रस्तावना भी कहते हैं इसको, भूमिका को। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि आज हम किस विषय पर अनुच्छेद लिखने वाले हैं और हम उसमें क्या बताने वाले हैं। मतलब जैसे पाठ का सार होता है ना, समरी होती है ना बेटा, वही भूमिका होती है निबंध या अनुच्छेद लेखन में, ओके। विषय वस्तु 4 अंक की, कि प्रस्तावना या भूमिका या इंट्रोडक्शन के बाद जो हम लिख रहे हैं वो होती है विषय वस्तु, कि जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि आज हम इसमें ये करने वाले हैं या ये बताने वाले हैं, क्या हमने हमारी प्रस्तावना या भूमिका के साथ न्याय करते हुए विषय वस्तु में सभी बिंदुओं को शामिल किया है। यदि किया है तो अवश्य हमें 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर है हमारी भाषा 1 अंक। अब भाषा कैसी भाषा, कि किस तरह के शब्दों का, किस तरह के वाक्यों का, किस तरह के पैराग्राफ या परिच्छेद का हम उपयोग या प्रयोग करते हुए अपने अनुच्छेद को पूरा करते हैं। परिच्छेद मीन्स होता है पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह से आप 6 अंक बिल्कुल अच्छे से, आराम से यहां पर ध्यान देकर परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं पहले पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पहले तो हमें क्या पूछा था उन्होंने कि सबसे पहले भूमिका में हमें बताना है कि आज इस विषय वस्तु के अंतर्गत या टॉपिक के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि लोकोक्ति का अर्थ, मतलब जो दिया है उसका अर्थ क्या है, यहां पर लिखा तो है। जब तक हमें इस शीर्षक का या टाइटल का अर्थ ही पता नहीं होगा हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, समझना होगा कि अर्थ। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को नसीहत देना, बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसा करना चाहिए तो वैसा करना चाहिए, अरे नियमों का पालन करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सैर करना चाहिए, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, छोटों से स्नेहपूर्वक बात करनी चाहिए, मित्रों से प्यार पूर्वक बात करनी चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, बहुत सारी बातें, आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए, विनम्रता अपनानी चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में दया, करुणा, परोपकार, सहनशील जैसे गुणों को रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो अधिकतर हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब बात है कि दूसरों से कहना या दूसरों को नसीहत देना या दूसरों के समक्ष बड़ी बड़ी बातें करना और उदाहरण देना बहुत आसान है। बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि और कठिन क्या है, उन सब बातों का पालन करना,
उन सभी बातों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में लागू करके इंप्लीमेंट करके उन पर चलना। अब आसान काम तो सब कर लेते हैं, मुश्किल काम कौन करता है? वही तो सच्ची पहचान है व्यक्ति की। आसान काम करोगे तो पहचान भी सो आसान सी हो जाएगी। कोई कहीं आप मतलब कहीं हम उतने अच्छे अपना व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग कठिन कामों से भागते हैं या मुश्किलों से घबरा कर पीछे हट जाते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मतलब वो पीछे रहेंगे क्योंकि पीछे हट रहे हैं ना खुद। अब यदि हम मुश्किलों का सामना करेंगे और जो हम कह रहे हैं वो करेंगे, हम ना केवल कहते हैं ना जैसा हमारा कथन होगा, हमारी कथनी और करनी एक समान होगी। कथनी में समझते हैं बेटा, जो हम कह रहे हैं वही हम करते हैं। तो हमारी कथनी और करनी में यदि अंतर नहीं होगा, फिर देखिए कैसे आपकी बात नहीं सुनी जाती है, कैसे आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं, कैसे आपको सम्मान नहीं मिलता है, कैसे आप अपने अस्तित्व का निर्माण नहीं कर लेते हैं। ये बहुत बहुत सरल बात है, लेकिन इस पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इफ वी वॉन्ट देन वी कैन। यदि हम चाहें तो हम कर सकते हैं और हम करते हैं। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ यही है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना आसान है, चलकर बताएं तो जाने। और हम चलना है, हमें चलना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लिखित भाषा में इस लोकोक्ति को सही रूप से लिखेंगे ताकि हमें अनुच्छेद में 6 में से 6 अंक प्राप्त हो जाएं। देखते हैं। देखिए, यह एक सर्वविदित मतलब समझते हैं, सबको पता है। सर्वविदित मीन्स सभी, विदित मीन्स जानकारी। यह एक सर्वविदित सत्य है कि दूसरों को उपदेश देना, समझाना, दोषारोपण करना तो बहुत आसान है। दोषारोपण भी इसमें शामिल किया गया है कि मैंने नहीं, इसने किया है, अरे सब ऐसे ही हैं, किसी से कुछ बनता ही नहीं है, उनको क्या समझाएं, वो तो ऐसे ही है। मतलब दूसरों पर दोषारोपण करना। उफ, यदि ये ऐसे किया जाता है तो हम भी तो किसी के लिए दूसरे ही हैं। हम किस खेत की मूली हैं फिर भाई? हम भी तो उसी में शामिल हैं। तो दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले अपने आप को देखना है। ठीक है, दूसरों के गुणों को यदि देखना चाहते हैं तो अति उत्तम है, और देखना है तो अपनी कमियों को देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दूसरों की अच्छाइयों को देखें और अपने अंदर कमियों को देखें ताकि उन अच्छाइयों को हम ग्रहण करके अपनी कमियों को और भी कम कर सकें। ठीक है, किंतु स्वयं उन बातों पर अमल करना या उन दोषों से दूर रहना बहुत कठिन है। मैंने कहा ना, आसान काम सब करते हैं, और जब आसान काम करोगे तो पहचान भी आसान सी होगी, साधारण सी होगी, स्पेशल नहीं होगी। वास्तव में हमारे उपदेश तभी प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं जब हम स्वयं उस पर अमल करते हों। जो शिक्षक स्वयं समय बर्बाद करता हो या काम से जी चुराता हो, वह छात्रों को समय के सदुपयोग की सीख कैसे दे पाएगा? जो स्वयं अपने आप से काम चोरी करता हो या समय का पाबंद ना हो या कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर हो, और वो बड़ी बड़ी बातें करके विद्यार्थियों ऐसा करिए, बच्चों ऐसा करिए, क्यों सुनेगा कोई? क्यों सुनेगा? हाँ 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 करेंगे बच्चे, क्योंकि आप बड़े हैं इसलिए। पीठ पीछे मतलब पीठ होते हुए ही आपकी कहेंगे उफ भला हुआ जो घंटी लग गई और चले गए। तो अपने आप को हमें ये नहीं कि हम क्या हैं, हमें जो हम होते हैं हमें बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे गुण हमारी अनुपस्थिति में हमारा परिचय देते हैं। तो अपने गुणों को निखारना है, अपने अंदर अच्छे मूल्यों को विकसित करना है। ठीक है बेटा, वह छात्रों को समय के सदुपयोग की सीख कैसे दे पाएगा? जो माता पिता स्वयं झूठ बोलते हों, वे अपने बच्चों को सच बोलना कदापि सिखा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है वो परिवार होता है, प्रथम गुरु होती है माँ। अब परिवार में ही यदि माहौल ऐसा हो तो बच्चा कहाँ से अच्छी बातें सीखेगा? फिर दोषारोपण करें हम कि ये बच्चा ऐसा है, इसे ये नहीं आता, ये झूठ बोलता है या ऐसा करता है। बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा तो एकदम कोरे घड़े के समान है ना, कोरे कागज के समान है। हम शिक्षकों और माता पिता पर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह की कलम से क्या लिखना चाहेंगे, वही उसमें लिखा जाएगा।
ठीक है। तो अब क्या करना है, अतः यदि हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस उपदेश को स्वयं पर लागू करना अनिवार्य है। तब कहीं जाकर हमें बार बार उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे अपने आप सीख जाएंगे, और ऐसा होता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं और किस तरह से लिखना है बेटा। किंतु इसी का दूसरा पहलू भी है, एक और पहलू है कि जब कोई दुविधा में होता है तो उसका विवेक उससे छिन जाता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या हो जाता है, ऐसे में उसे उपदेश देकर समझाकर सही मार्ग पर चलने या उचित निर्णय लेने में मदद भी की जा सकती है। कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, दिग्भ्रमित मतलब रास्ते से भटक जाते हैं। ऐसे में यदि हम उसको समझाएं, यदि हम समझा भी कब पाएंगे, जब हम स्वयं समझे हुए होंगे ना बेटा, और हमारे अंदर जो आत्मविश्वास रहता है वो अपने अंदर के गुणों के कारण रहता है। ऐसे नहीं कि किताब में पढ़ कर कोई स्क्रिप्टेड हम चीजें बोल रहे हैं तब जाकर, नहीं। जो आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देता है उसके लिए कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यदि सही है तो वो आंखों में दिखाई देगा, और नजरों से नजरें मिला के हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन वहीं यदि हम झूठ बोल रहे हो या कहीं से चोरी छुपे बातें कर रहे हैं तो मानिएगा प्लीज, सच कह रहा हूं मैं ये कहने की आवश्यकता नहीं। सच कह रहा हूं को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सच कह रहा हूं। सच कह रहा हूं भाई, मानना है आपको, और नहीं मानना तो वो निर्भर आप पर करता है। ठीक है, तो यहां पर यही बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि रास्ते से भटक रहा है या दिग्भ्रमित हो गया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको समझाएं, हम उसको सही रास्ता दिखाएं, और उसकी जो मुसीबत है, या कहाँ करूं, क्या जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये जो इसमें भ्रमजाल में वो फंसा होता है, तो उसमें हमें चाहिए कि हम बड़े होने के नाते या मित्र होने के नाते, शिक्षक या पेरेंट्स होने के नाते उसको सही राह दिखाएं, उसको सही दिशा दिखाएं। क्यों? क्योंकि हम अनुभवी हैं, हमने वो अनुभव किया है, हमने अब उतना जीवन के सफर से हम आगे बढ़ चुके हैं जितना कि वो अभी चल रहा है। ठीक है, अतः लोकोक्ति को सर्वथा नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों को उपदेश देना ही छोड़ दें, हम देना है, क्योंकि नई पीढ़ी को सही राह पर लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम समझाएंगे, यदि 50 बच्चे हैं, हम समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, 5 को तो समझ आएगी ना। 50 में से 5 तो हमारी बात को ग्रहण करेंगे ही। इस पॉजिटिव थॉट के साथ हमें अपनी बातों को छोड़ना नहीं है कि कौन समझाए कौन सुनेगा, नहीं। हमें अपना कार्य तो करते रहना है, जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उससे हमें पीछे नहीं जाना है। यदि उचित समय पर उचित भावना से उपदेश दिया जा रहा है तो सकारात्मकता के साथ स्वीकार करने में ही हमारी भलाई होती है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ें, दूसरा क्या है, मेरी कल्पना का भारत। कैसा भारत चाहूंगा मैं, या कैसे भारत की कल्पना करनी है मुझे, कैसा होना चाहिए मेरा भारत, मेरी मातृभूमि किस तरह की हो, जिसमें कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मेरे सपने हैं वो किस तरह के होने चाहिए। आइए देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके अपने सपने होते हैं, ठीक है, और उसके अपने देश का एक विशेष महत्व भी होता है। सबके मन में, सबके मस्तिष्क में अपने देश, स्वयं से बात करिए, पहले स्वयं से शुरू होते हैं कि सबके लिए स्वयं के बारे में कुछ विशेष बातें होती हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे इतना सारा उन्नति, प्रगति या सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। फिर परिवार की बात चलते हैं, मैं अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करना चाहता हूं। जो भी मुसीबतें या जो भी कठिनाइयां मेरे परिवार ने या मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए उठाई हैं, उनको मैं ओवरकम करना चाहता हूं, और उनको मैं आराम से जीवन यापन करने की मतलब कोशिश करूंगा, ये हमारा है। फिर जब हम परिवार से और आगे निकले, समाज की भलाई की सोचेंगे। हाँ, अब मैं इतना सामर्थ्य है मुझ में, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। वेरी नाइस, ये अपने बात है। फिर मैं अपने भारत देश के लिए, क्योंकि मैं भारत का ही तो नागरिक हूं, मेरी पहचान क्या है, मैं सिर्फ मैं नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? यदि मैं अपना कहूं तो मैं लाली। लाली क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ नाम, कुछ नहीं है। आगे मैं लाली वर्मा हूं, ओके, पहचान हुई। लाली वर्मा कई होंगी दुनिया में। फिर क्या है? मेरे पिता का या मेरे पति का नाम ये है, ठीक है,
मैं इस धर्म की हूं, मैं इस जाति की हूं, मैं इस परिवेश में रहती हूं, मेरा जन्म स्थान वहां है, मैं कर्म क्षेत्र यहां है। जब हम अपनी सारी पहचान बता दें और अंत में क्या आता है कि मैं भारतीय हूं, ठीक है, यही हमारी पहचान है। जब यहां पर हमारी पहचान सबसे मिलकर बनती है तो मैं क्या है, कुछ भी नहीं, शून्य है। इसलिए मैं या अहम या घमंड को नहीं लाने देना है मन में, क्योंकि मैं कुछ नहीं है। यदि मैं कुछ होता तो जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूं या देखती हूं तो आईने से आवाज आती ना, क्योंकि मैं तो दिखाई दे रहा हूं ना आईने में, मैं तो दिखाई दे रही हूं ना। जो मैं अपने आप को समझ रही हूं कि ये मैं हूं, मैं ही हूं लाली, मुझे देखिए मैं लाली हूं, ठीक है, आपने कहा ओके मैडम मान लिया, तो क्या मैं जो आईने में मेरी छवि दिख रही है उससे आवाज आ सकती है? नहीं। इट मीन्स कि जो मैं दिखाई दे रही हूं वो मैं नहीं हूं, मेरी पहचान तो कुछ अलग ही है, सबसे मिलकर मेरी पहचान है, ठीक है। तो यहां पर बात यही है कि मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत, मैं अपने आप में क्या हूं, परिवार में क्या हूं, समाज में क्या हूं, भारत के लिए मैं क्या सपने देखना चाहता हूं या क्या मैं अपने भारत के लिए करना चाहता हूं, ठीक है, वही देखना चाहते हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके अपने देश का एक विशेष महत्व होता है। जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं, पलते बढ़ते हैं, उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। मैं भारत का निवासी हूं और अपने देश को ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। कभी हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, संस्कृति व प्राकृतिक संपदा का धनी था, किंतु समय के साथ साथ प्रत्येक दृष्टि से यह कमजोर होता गया। अनगिनत समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक आदि चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी हैं। क्या हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे उनको एक्सेप्ट करते रहें, उनको ग्रहण करते रहें कि जो हो रहा है होने दे, क्या कर सकते हैं भाई? नहीं, हमें आगे बढ़कर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ तो करना होगा। इन समस्याओं को तब तक दूर नहीं किया जा सकता तब तक छोटे से बड़े हर स्तर पर काम करने वाले अपने निजी स्वार्थ से ऊपर ना उठ जाएं। सिर्फ यदि वही बात आ गई ना कि मैं और मेरा घर, बस इसके अलावा मैं किसी की कोई परवाह नहीं करती, कौन क्या करता है, सड़कें कैसी हैं, लोगों में क्या दुख है या क्या, आई डोंट केयर अबाउट दैट, नो, फिर तो ये स्वार्थ हुआ ना। और जहां स्वार्थ है वहां इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, ठीक है। तो हमें मेरे या अपने अलावा भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। दोहा सुना है ना आपने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हम जब कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं ना तो अपने आप हमारे पास आता है, ठीक है, बशर्ते कि हमारे मन में वो भावना होनी चाहिए। अब है, मैं चाहता हूं कि पूरे आत्मविश्वास एवं साहस के साथ हम मिलकर अपने देश को इन समस्याओं से उबारें एवं एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा करें कि हर भारतवासी फिर से गर्व से कह सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, ठीक है। ये हमारे सपनों का भारत है, ये मेरी कल्पना का भारत है, ये है मेरा इंडिया। और मैं अपने भारत से, मैं अपने देश से अनंत अनंत प्रेम करता हूं, गर्व करता हूं या गर्व करती हूं कि मैं एक भारतीय हूं, गर्व करती हूं कि मैं एक शिक्षिका हूं, मैं गर्व करती हूं कि मैं आपके सामने हूं। यहां पर इस तरह से यदि हम अच्छे शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद लिखेंगे तो बेटा ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात कि 6 में से 6 अंक देने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। देंगे ही चेकर आपको 6 में से 6 अंक, बस लिखने में आप इस तरह से इतने अच्छे शब्दों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा है वैश्विक महामारी वरदान या अभिशाप। वैश्विक महामारी कोविड-19 सब भली भांति परिचित हैं, सब जान रहे हैं और सबने अनुभव किया। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा नाम जो ना कभी सुना था ना कभी कल्पना ही की थी। कल्पना कहाँ से करते जब कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, परंतु अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हम सब, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े, सब परेशान हो गए। एक ऐसी महामारी जो हर घर में आंसू बरसाकर चली गई नहीं, अभी भी पीड़ित हैं,
अभी भी उसका सामना कर रहे हैं, परंतु अब हमने उसके साथ और उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है और उसमें विजय प्राप्त कर भी रहे हैं। कहते हैं ना, कोशिश से और हिम्मत से सब कुछ संभव है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कि क्या क्या हुआ, किन जो छोटे बच्चे हैं या आप जैसी उम्र के बच्चे हैं जो विद्यालय जाते हैं या हम जैसे हैं या हमसे बड़े वाले हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या सहा इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, सभी क्षेत्रों में लगभग सभी देश आगे बढ़ रहे थे। कहना चाहिए कि विभिन्न देशों में होड़ लगी थी कि कौन किससे आगे बढ़े। यदि वो बड़ा है, यदि वो उन्नति कर रहा है तो हमें भी उन्नति करना है। तकनीक को आधार बनाकर हम सब आकाश को छूना चाहते थे, पाताल के रहस्य जान लेना चाहते थे। हर ओर भाग दौड़ थी, किसी के पास किसी के लिए तो क्या अपने लिए तक समय नहीं था। दुनिया खूबसूरत थी क्योंकि इसमें प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं का सामंजस्य था। किंतु क्या हुआ, धीरे धीरे मानव निर्मित दुनिया प्रकृति पर हावी होने लगी, क्योंकि मानव स्वार्थ के मोह में आकर अपने आप को और अधिक सुख, चाह, लालच उसमें डूबने लगा। और इसके फलीभूत क्या हुआ, इसका परिणाम कि प्रकृति को हानि पहुंचाने लगा, प्रकृति का दोहन करने लगा, प्रकृति का नुकसान करने लगा। अब क्या हुआ, जब प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगा तो जिसकी हानि होगी, क्या वो उससे हमारा फायदा होगा? कदापि नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ। अचानक एक दिन सब कुछ ठहर गया, सब कुछ रुक गया। क्या हुआ, क्यों रुक गया? एक अदृश्य विषाणु वायरस ने दुनिया भर के लोगों को कैद कर दिया। जी हां, इस विषाणु को नाम दिया गया कोविड-19। इस छोटे से अदृश्य वायरस ने एक शरीर में प्रवेश किया और करते करते दुनिया के सभी देशों पर छा गया और छाकर इस कदर दुनिया में लाशों के ढेर लगा दिए। शमशान घाट में जगह नहीं बची थी। ये जो स्थिति थी, रूह कांप जाती है बेटा। हर परिवार ने ये दुख सहा, हर एक जन ने इसको महसूस किया, अनुभव किया। अनुभूति से भी एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी वो मंजर जब याद आता है। तो ये जो कोविड-19 है, इसको लिखने के लिए हमें अपने अनुभवों को लिखना होगा। यहाँ पर कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने अनुभव किया है वही तो यहाँ पर लिखना है। और जब हम अनुभव के आधार पर रचना करते हैं तो उसमें जान आ जाती है, वो सजीव हो उठती है। चलते हैं और आगे कि किस तरह से लिखेंगे बेटा। इसे नष्ट करने का कोई उपाय मनुष्य ढूंढ ही नहीं पाया। खुद को घरों में कैद करना पड़ा, कैद रहना पड़ा एक दूसरे से। परिवार के सदस्यों को भी एक दूसरे से दूर रहना पड़ा, अपने आप को आइसोलेट करके रखना पड़ा। यदि हम कोविड-19 के शिकार हो गए तो इस वायरस ने अमीरी, गरीबी, जाति, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। सबको दिखा दिया कि हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। संकट, कोई संदेह नहीं कि इस वैश्विक महामारी के चलते बहुत से लोग आर्थिक संकट से भी गुजरे। अनगिनत लोगों ने अपनों को खोया। कितने ही घर परिवार बर्बाद हो गए, बहुत से व्यापार ठप हो गए। अर्थात यह वैश्विक महामारी अभिशाप, भयंकर अभिशाप के रूप में सामने आई। किंतु जब लोगों का बाहर आना जाना बंद हुआ तो सड़कों पर वाहन चलने बंद हो गए, हवा में फैला प्रदूषण कम हुआ और पर्यावरण भी शुद्ध हुआ। देखो, एक तरफ से तो ये हर परिवार के लिए अभिशाप था, बिल्कुल श्राप नहीं कि शाप बनकर आया है, क्योंकि हर परिवार पर दुखों का कहर टूट पड़ा। जब लोगों का बाहर निकलना बंद हुआ, सड़कों पर वाहनों का आवागमन कम हुआ, तो प्रकृति में प्रदूषण कम हो गया था। और प्रकृति के लिए ये जो था, प्रकृति नहीं, मनुष्य ने किस तरह से अपना कब्जा करके रखा था। हर तरफ मैं ही मैं हूँ, मेरी प्रकृति है। मनुष्य ऐसे चारों तरफ अपनी लालसा भरी बाहें फैलाकर प्रकृति पर अपना कब्जा कर रहा था। प्रकृति ने बता दिया
कि मनुष्य तुम अपनी सीमा में रहो। तुम्हारी सीमा क्या है? जब हम अपने घरों में अंदर कैद हो गए तब प्रकृति ने चैन की सांस ली और प्रदूषण से राहत मिली। तो प्रदूषण से राहत मिलना प्रकृति के लिए वरदान था और हम सब के लिए अभिशाप था। ये नहीं कहेंगे हम कि क्या ऐसा होना चाहिए ताकि प्रदूषण ना हो, लेकिन हाँ ये अवश्य हम कहेंगे कि इन सारी ये जो वैश्विक महामारियां होती हैं या कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो उनसे हमें सीख तो लेना चाहिए, आगे संभल कर कदम उठाना चाहिए ताकि फिर हमें इस तरह की महामारी या प्राकृतिक आपदाओं का सामना ना करना पड़े। हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी भी तो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगी। जब इन प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस को हम इस तरह से हानि पहुंचाएंगे तो क्या होगा उनका, आगे आने वाली पीढ़ी का। तो हमें थोड़ा सा ठहरना है, रुकना है और सोचना है। समझ गए बेटा? जल्दी आगे चलते हैं। वे पशु जो डर डर कर बेचारे छुप छुप कर रहते थे, उन्होंने खुले में सांस ली, क्योंकि मनुष्य से तो हर प्राणी डरता है, मनुष्य सबसे खतरनाक होता है। समझ में आया? वो अलग बात है कि हम कहीं छिपकली से डरते हैं, कहीं कोकरोच से डरते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो मनुष्य सबसे खतरनाक है, सबको हानि मनुष्य पहुंचाता है। तो फिर क्या हुआ? जो पशु थे जो डर डर कर आते थे सड़कों पर, वो सड़कों पर घूमने लगे और बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तो प्रकृति हमारी है। बहुत से लोगों ने घर बैठकर नए नए आविष्कार भी किए, बहुत कुछ सीखा, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी। इस कोविड के आने से बहुत अपने आप को ग्रूम किया लोगों ने, नए नए कार्य सीखे, दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी समय निकाला, परिवार एक साथ रहा। जो कभी बच्चों के लिए माता पिता समय नहीं निकाल पाते थे, अब वो घर में रहकर अपने बच्चों के साथ समय बिता पा रहे थे। आत्मविश्लेषण करते करते आत्मबोध को प्राप्त हुए, स्वयं में ये जाना कि हाँ कितनी भाग दौड़ भरी जिंदगी थी, मतलब सांस लेने तक को फुर्सत नहीं थी। ये कहते हैं अरे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं, हम आपको फोन कैसे करें जी, ये सारी बातें थी। लेकिन अब सब एक साथ रहे इस काल में और सबने एक दूसरे को और समझा और जाना, और ये भी जाना कि हमें अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देना है, जो कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं मनुष्य भूलता जा रहा था। इस प्रकार इस वैश्विक महामारी के दौरान लोगों के व्यक्तित्व एवं सोच में जो परिवर्तन आया वह सदा रहेगा, वो कभी भूल नहीं पाएगा। यह वैश्विक महामारी निश्चित ही खत्म होगी, इसके कुप्रभाव भी मिट जाएंगे, फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, किंतु जो कुछ इस दौरान हमने सीखा है वह निश्चित ही वरदान साबित होगा। इसलिए कहा है कि वैश्विक महामारी वरदान या अभिशाप। तो अभिशाप तो थी परंतु वरदान भी सिद्ध हुई प्रकृति के लिए, हम अपने विचारों के लिए, परिवार में एकता के लिए, रिश्तों का महत्व जानने के लिए, अपनों की कीमत जानने के लिए। जो ऊंचे और नहीं आर्थिक जो विषमता रहती है समाज में, उसने किसी को नहीं छोड़ा कि ये अमीर है, नहीं नहीं इससे दूर रहते हैं, या फिर पैसों के बलबूते पर हम बच जाते हैं, ऐसा नहीं है। सबको एक समान मानकर और वो आया, सबको ये सीख दे गया कि मनुष्य तो मनुष्य है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरह से लिखिएगा, बिल्कुल आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है प्रश्न? अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को 120 शब्दों में पत्र लिखकर बढ़ते अपराधों की सूचना दीजिए। दूसरा क्या है? प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए 120 शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखिए। जल्दी बताइए कि ये किस प्रकार के पत्र हैं दोनों? कमॉन कमॉन फास्ट। औपचारिक पत्र हैं या अनौपचारिक पत्र हैं? औपचारिक पत्र, वेरी नाइस। ये दोनों पत्र ही औपचारिक हैं। क्यों? क्योंकि औपचारिक पत्र हमेशा ऑफिशियल लेटर जो रहते हैं उनको औपचारिक पत्र कहते हैं, जो कि हम किसी कार्यालय में लिखते हैं या ऑफिस में लिखते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखें या प्रिंसिपल को लिखें, तो ये औपचारिक पत्र रहते हैं। औपचारिक पत्र में हमें औपचारिकताओं का पालन करते हुए, फॉर्मेलिटीज का अनुसरण करते हुए उनको पूरा करना होता है। इसके बहुत नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए हम पत्र लिखते हैं, तब जाकर कहीं हमें 5 में से 5 अंक मिल जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से अंक विभाजन होगा, कैसे होगा,
क्या और भी है? बिल्कुल। अब है दिए गए दो पत्रों में से किसी एक पत्र विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं 1 नंबर, विषय वस्तु 3 नंबर, भाषा 1 नंबर। ठीक है, आरंभ तथा अंत की जो औपचारिकताएं रहती हैं, जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहती है, याद रखिएगा बेटा। जो भी हम लिखते हैं जैसे कि प्रधानाचार्य, आवासा विद्यालय, नेहरू नगर, दिल्ली, कुछ भी, तो वो जो है दिनांक और विषय, ये जो आरंभ की है और अंत में कि सधन्यवाद भवदीय या साधन्यवाद आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, ये प्रारंभ और अंत की औपचारिकताएं हैं, ये होंगी हमारी 1 नंबर की। ठीक है, अब चले हम विषय वस्तु 3 नंबर की है। तो यहां पर 3 नंबर का विषय वस्तु, तो जब हमने विषय लिखा, औपचारिक पत्र में हमेशा विषय लिखना ही है, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखना है। जब हम अपने सगे संबंधियों के लिए पत्र लिखते हैं, मम्मी पापा चाचा ताऊ मित्र किसी के लिए, ठीक है, तो उसमें हम विषय नहीं लिखते हैं, इसमें हम विषय लिखते हैं। विषय हमने लिखा, जो भी विषय है हम देखेंगे अभी, तो उस विषय वस्तु को जो बॉडी रहती है विषय के बाद धन्यवाद तक, वो रहती है आपकी 3 नंबर की। फिर चलते हैं हम भाषा। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया हमने पत्र के दौरान? उत्कृष्ट भाषा होनी चाहिए, लिखित भाषा हमेशा ऊपर रहती है, अव्वल रहती है ना, तो उसको हमें अच्छे चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करना है। देखिए, दिनांक श्रीमान थाना अध्यक्ष, विकासपुरी थाना, नई दिल्ली 110018। विषय बढ़ते अपराधों की सूचना। अब एक और बात मैं यहां बताना चाहूंगी कि यहां पर दिनांक ऊपर लिखा है। अब आप कहेंगे, बिल्कुल सोच रहे होंगे मैडम कि कहीं कहीं दिनांक यहां लिखा जाता है, कहीं कहीं दिनांक अंत में लिखा जाता है, तो बिल्कुल आपके मन में ये प्रश्न होगा कि मैडम फिर हम दिनांक कहां लिखें? ऐसा तो नहीं कि दिनांक ऊपर लिख देंगे तो अंक कट जाएंगे, या फिर हम नई दिल्ली या एड्रेस के बाद हम दिनांक लिख देंगे तब अंक कट जाएंगे। दिनांक लिखें कहां? अंत में, या विषय से ऊपर, या एकदम ऊपर? मेरी बात सुन लीजिए बेटा, आप जो एड्रेस है उसके बाद दिनांक लिख सकते हैं, आपके अंक नहीं कटेंगे। या तो आप चाहें, ये ऊपर मत लिखिएगा, यहां नहीं लिखिएगा। यदि है, मान लीजिए आपने लिख दिया तो उसको फिर काटिएगा मत, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो आपका एड्रेस रहेगा, जो आपका पता रहेगा, यहां पर दिनांक दें। यदि यहां लिख दी है तब भी लिखे रहने दीजिएगा, उसको कट मत करिएगा, क्योंकि जो रचनात्मक लेखन है, मेरी बात सुन लीजिए बेटा, रचनात्मक लेखन में काटा पीटी बिल्कुल नहीं करना है, साफ सुथरा होना चाहिए सब कुछ। इसमें रचनात्मक लेखन समझ रहे हैं, क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी का परीक्षण है ये 20 नंबर। यहां पर यदि आपने काटा पीटी कर दी तो उफ, वही तो नंबर थे आपके, वहीं कट गए तो फिर नंबर भी कट जाएंगे ना। तो अच्छे से लिखिएगा, यदि आपने लिख दिया है लिखा रहने दीजिए, नो इशू, ठीक है। नहीं तो फिर आप जब पत्र लिखेंगे, पता लिखेंगे, वहां लिख दीजिए और उसके बाद विषय लिख दीजिए, ठीक है। बढ़ते अपराधों की सूचना, विषय हो गया। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विकासपुरी की निवासी आपको अपने क्षेत्र में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे अपराधों की सूचना देना चाहती हूं व उनसे होने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत कराना चाहती हूं। महोदय, हमारा क्षेत्र अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गया है। किसी भी समय घर से निकलना, बाजार जाना मुश्किल हो गया है। दिन दहाड़े चैन खींच ली जाती हैं, गले में पहनी हुई, हाथ से सामान, पर्स छीन लिया जाता है, यहां तक कि चाकू या बंदूक की नोक पर कीमती सामान देने के लिए बाध्य भी कर दिया जाता है। चोर लुटेरे खुले आम घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, या कहना पड़ेगा कि हमारे रक्षक स्वयं इन अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। यदि यही हाल रहा तो लोगों का आप लोगों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। अपने देश व समाज के प्रति सहयोग एवं सम्मान की भावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी ही उचित कदम उठाएं व समाज को सुरक्षा प्रदान करें, ताकि सभी नागरिक निश्चिंत एवं सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन निर्वाह कर सकें। धन्यवाद। भवदीय काखागा। 5 नंबर कैसे नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। कंटेंट में दम होनी चाहिए, विषय वस्तु में पकड़ होनी चाहिए, और अंत एवं आरंभ की जो
आरंभ एवं अंत की जो औपचारिकता है वो तो आप कर ही लेंगे, है ना। एक एक नंबर, 2 नंबर तो आप 100% ले लेंगे। अब आपकी जो बॉडी है, जो विषय वस्तु है, उस पर आपको 3 नंबर खींचना है बस, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में। चलिए, दूसरा पत्र था हमारा प्रधानाचार्य के लिए। प्रधानाचार्य महोदय, आवासा विद्यालय, नई दिल्ली, 110018। विषय शुल्क माफी हेतु प्रार्थना। अब शुल्क माफी क्या है? फी कंसेशन, ठीक है, या बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। शुल्क मुक्ति हेतु भी लिख सकते हैं, माफी हेतु भी लिख सकते हैं। आदरणीय महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूं। गत 10 वर्ष से मैं इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं। प्रत्येक कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होता आया हूं व विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत होकर मैंने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके अतिरिक्त मेरी ओर से कभी किसी अध्यापक को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला तथा मेरा शुल्क भी सदा समय पर भरा जाता था। किंतु महोदया, पिछले कुछ दिनों से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पिताजी इस वर्ष मेरा शुल्क अदा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वर्ष के लिए मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमेशा की तरह आगे भी अपनी मेहनत व लगन से विद्यालय का नाम रोशन करता रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग दिनांक। देखिए आ गई ना बेटा दिनांक नीचे, घबराने की जरूरत नहीं है। दिनांक को लेकर कोई भ्रम मन में मत रखिए। बिल्कुल आप पते के बाद भी दिनांक लग सकते हैं, या जो आरंभ एवं अंत की औपचारिकताओं में आपको दिनांक लिखना है आप लिख सकते हैं, उसमें आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। 1% भी आप इसमें बिल्कुल चिंता मत करिए कि हम दिनांक कहाँ लिखे, ये प्रश्न रहता है आपका, ठीक है। तो आप चाहें तो पते के बाद डेट लिख दीजिए, आप चाहें तो आपका बिल्कुल अंत में भी डेट लिख सकते हैं, इसमें कोई आपके अंक नहीं कटेंगे। क्लियर? ये हो गया। चलिए आगे चलें। अब हम पहुंचे हैं प्रश्न 6वें पर। क्या है प्रश्न? आसरा सोसाइटी के लोगों को जल आपूर्ति कम होने की सूचना देने हेतु 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए, अथवा विद्यालय में होने जा रहे वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए हेतु 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। सूचना तैयार करना है, और इन अथवा जहां है तो या तो आपको ये करना है या तो आपको ये करना है। और प्रश्न 6 का दिया है तो प्रश्न 6 का खा भी होगा। मतलब टोटल 4 सूचनाएं दी जाएंगी, जिनमें से का में से आपको एक करनी है और खा में से भी आपको एक करनी है। देखिए खा में भी 2 दी हैं, इसमें से भी आपको या तो ये करनी है या तो ये करनी है। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि जो का है उसमें 2 सूचनाएं हैं तो यदि ये दोनों आ नहीं तो चलो ये दोनों कर देते हैं क्योंकि 2 लिखना है। नो, का में से एक करनी है कोई सी और खा में से भी कोई सी एक करनी है। तो का है 2.5 नंबर का 2.5 मार्क्स का, और खा भी है 2.5 मार्क्स का बेटा, ठीक है। यहां आप किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। आइए पढ़ते हैं। अब ये है दूसरा क्या है? विद्यालय में होने जा रहे वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु 50 शब्दों में सूचना नोटिस तैयार करना है। खा में क्या दिया है? वर्धमान सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते सोसाइटी के सभी सदस्यों को कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के सख्त निर्देश देते हुए लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। अथवा आप सुमन या सौरभ हैं, जहां नाम आ जाए वहां आवासा मत लिखिएगा, वहां नाम लिखिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, हाँ प्लीज ध्यान दीजिए कि जहां आपको पत्र में या फिर सूचना में या विज्ञापन में कहीं भी यदि नाम दिया जाएगा तो आप अपने आप को आबासा नहीं कहेंगे, वो नाम कहेंगे आप, सुमन या सौरभ, ठीक है। क्लियर ना? आप सुमन या सौरभ हैं, अपने विद्यालय के छात्र प्रतिनिधि होने के नाते, छात्र प्रतिनिधि समझते हैं है ना, मॉनिटर, प्रेसिडेंट, ठीक है, होने के नाते सभी छात्रों को आने वाले खेल उत्सव की जानकारी देने हेतु लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। 2.5 मार्क्स, का भी 2.5 मार्क्स, खा भी 2.5 मार्क्स, अर्थात हमारा 6वां प्रश्न है 5 नंबर का। अब देखिए किस तरह से जो सूचना है उसमें आपको अंक प्राप्त होने वाले हैं। विषय वस्तु ½ मार्क्स, प्रस्तुति 1.5 मार्क्स,
भाषा हाफ मार्क्स, आधा नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर मतलब 2.5। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। देखिए, आसरा सोसाइटी, दिनांक, ये सूचना है। सूचना में आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहले आप लिखेंगे कि किसकी ओर से लिखा जा रहा है, वो आपने यहां लिख दिया है और अब लिख दिया। ठीक है, सूचना, अपर्याप्त जल आपूर्ति। सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आगामी 1 सप्ताह तक जल आपूर्ति कम रहेगी, अतः सभी से अनुरोध है कि जल का दुरुपयोग ना करें। याद रखें, जल ही जीवन है। धन्यवाद, विपिन गर्ग, सचिव। ठीक है, रामकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सूचना, वार्षिक उत्सव का आयोजन, लिखना है यहां पर दिनांक। नवंबर माह में विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बार का विषय होगा गुरु शिष्य संबंध। वार्षिक उत्सव में भाग लेने के इच्छुक छात्र 15 सितंबर से पहले अपनी कक्षा अध्यापिका को अपना नाम दे दें। सभी भाग लेने वालों को प्रमाण पत्र एवं बेहतरीन भूमिका निभाने वालों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। धन्यवाद, राहुल चोपड़ा, हेड बॉय। ठीक है, छात्र प्रतिनिधि। वर्धमान सोसाइटी, सूचना, यहां पर दिनांक लिख दी। कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश। सोसाइटी के सभी सदस्यों को निर्देश दिए जाते हैं कि सोसाइटी और अपनी सुरक्षा हेतु कोविड-19 संबंधी सभी निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। बहुत आवश्यक होने पर ही सोसाइटी से बाहर जाएं। अपने घर पर मित्रों या संबंधियों को अनावश्यक निमंत्रण ना दें। सोसाइटी व अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। इस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे, हम बिंदुओं में लिखेंगे तो अधिक आकर्षक भी होगा और समझने योग्य भी होगा। ठीक है, अगला है, किसी भी प्रकार से अस्वस्थ होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। चिकित्सक डॉक्टर। ठीक है, मेलजोल से बचें, आपसी मेलजोल से बचें। आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद, सोसाइटी अध्यक्ष क ख ग। यदि नाम दिया रहता तो नाम लिख देते, नाम नहीं दिया है इसलिए क ख ग लिखा है। ओके, अब आया है खेल उत्सव का आयोजन हो रहा है। क ख ग विद्यालय, कोई नाम नहीं दिया था इसलिए क ख ग है। सूचना है, उसके जैसे ही हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, सोसाइटी का नाम या विद्यालय का नाम, उसी के नीचे हम दिनांक लिख देंगे यहाँ सूचना। बॉक्स के अंदर लिखना है। यदि आप सूचना लिख रहे हैं तो ऊपर सूचना होनी चाहिए, विज्ञापन लिख रहे हैं तो ऊपर विज्ञापन लिखना होना चाहिए, संदेश लिख रहे हैं तो संदेश होना चाहिए। ठीक है, खेल उत्सव का आयोजन। सभी विद्यार्थियों को जानकर खुशी होगी कि हमारे विद्यालय में फरवरी माह में खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न विद्यालय भाग लेंगे। खेलों से संबंधित प्रमुख जानकारी इस प्रकार है। दिनांक 10 फरवरी से 17 फरवरी। स्थान विद्यालय का मैदान। मुख्य अतिथि क्रिकेट खिलाड़ी सहभाग। खेल उत्सव में भाग लेने के इच्छुक छात्र हस्ताक्षरकर्ता को 10 जनवरी से पहले नामांकन कराएं। धन्यवाद, छात्र प्रतिनिधि क ख ग। सातवां प्रश्न है, क्या है? विज्ञापन लेखन। प्रथम कोचिंग संस्थान के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, या फिर नाम बदलवाने के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। का है तो खा भी होगा। का के 2 ऑप्शन में से एक करना है, 2.5 मार्क्स, 2.5 नंबर का। उसी तरह से खा भी है। अपना 2 साल पुराना वातानुकूलित यंत्र बेचने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा मोबाइल बनाने वाली अपनी कंपनी के लिए आपको कुछ स्नातक कर्मचारियों की आवश्यकता है। अपनी जरूरतें तथा अपेक्षाएं बताते हुए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। यहां भी अथवा है, का में भी अथवा है, मतलब का में से हमको दोनों में से कोई एक करना है। खा में भी 2 है, वो भी 2.5 मार्क्स का है। इसमें से भी 2 में से आपको एक करना है, मतलब 7वां प्रश्न भी 5 नंबर का है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे।
किस तरह से अंक विभाजन है देख लीजिए। रचनात्मक प्रस्तुति विज्ञापन है भाई, रचनात्मकता तो चाहिए, क्रिएटिविटी तो चाहिए, चित्र तो चाहिए। विज्ञापन में यदि चित्र नहीं होंगे, डायग्राम्स नहीं होंगे तो आकर्षक कैसे लगेगा। और विज्ञापन जो रहता है, एडवर्टीजमेंट, उसमें आकर्षण, अट्रैक्शन तो जरूरी है, क्योंकि सबकी दृष्टि तुरंत वहां जाती है जहां पर चित्र होते हैं। ठीक है, रचनात्मक प्रस्तुति 1 अंक, विषय वस्तु 1 अंक, भाषा 2.5 नंबर। किस तरह से आप लिख रहे हैं वो भी 1 नंबर का है। किस तरह के शब्दों का, वाक्यों का निर्माण करके आप लिख रहे हैं वो आधा नंबर है। यस, देखिए देखिए देखिए, आ गई है प्रथम कोचिंग संस्थान। यहाँ पर देखिए, पढ़ाते हुए पढ़ते हुए, बेहतरीन व्हाइट बोर्ड है, हाथ में स्टिक है या पेन कह दीजिए, पढ़ा रहे हैं सर बहुत अच्छे से। चित्र देखकर आपको अच्छा लग रहा होगा, तो इस तरह का चित्र तो आप बना ही सकते हैं, बना सकते हैं ना, इसमें कोई आँख है, मुंह, बाल, नाक नहीं है। इस तरह के चित्र बनाने आप माहिर हैं, आई नो वेरी वेल। तो ये यदि इंस्टीट्यूट का कुछ इस तरह से आता है तो आप बिल्कुल बना दीजिए, संस्थान लगना चाहिए। यदि ये सब नहीं भी लिखा होता ना, तब भी हम ये चित्र देखकर क्या अंदाजा लगा सकते थे कि ये कोई इंस्टीट्यूट है, कोई क्लास है जहां पर कुछ पढ़ाया जा रहा है। ये होती है चित्र की वैल्यू, ये होती है चित्र की एकदम पहचान, कि चित्र अपने आप सब कुछ कह देते हैं, भले उनमें शब्दों की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, शब्दों को लिखा गया हो या नहीं लिखा गया हो। तो चित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली विज्ञापन लेखन में। कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को सभी विषयों की बेहतरीन शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो जल्द आइए प्रथम कोचिंग संस्थान। A1 ए जनकपुरी, नई दिल्ली। दूरभाष 9810102010। सत्र 2018-19 की कक्षाएं अप्रैल से शुरू होंगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2018। प्रथम 50 छात्रों को शुल्क में 30% की छूट या 30% की छूट। प्रथम कोचिंग संस्थान। इस तरह से आप विज्ञापन लिख दीजिए, यूं 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 देंगे आपको 2.5 नंबर। चेकर्स ऑफ कोर्स देंगे। तो इस तरह से रोचकता के साथ आप बनाइए। नाम बदलना, अब नाम बदलवाना है आपको पेपर में या जो भी आप बताइए। देखिए, मैं नवीन मित्तल, जनकपुरी, A1 ए 284 का निवासी, दिनांक 20 अप्रैल 2018 से अपना नाम बदलकर स्वेच्छा से नीरज मित्तल कर रहा हूं। प्रत्येक निजी व व्यावसायिक स्थान पर मेरा नया नाम ही प्रयोग होगा व इसी नाम से मेरे हस्ताक्षर होंगे। बस हो गया। घर को रखे ठंडा, दाम है बहुत ही मंदा। क्या बेच रहे हैं? वातानुकूलित यंत्र। क्या होता है वातानुकूलित यंत्र? एसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हिंदी में एसी को कहते हैं, ये वातानुकूलित यंत्र। ठीक है, क्या है? घर को रखे ठंडा, दाम बहुत ही मंदा। जी हाँ, केवल 2 साल पुराना, बिल्कुल दुरुस्त हालत में वातानुकूलित यंत्र उपलब्ध है। अब आप सोचेंगे, यदि आपको नहीं पता हो तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि वातानुकूलित यंत्र मीन्स एसी। ठीक है। कंपनी हिताची, निर्माण तिथि जनवरी 2020, 2 साल ही तो हुए, 2022 चल रहा है। कीमत 15,000 रुपए मात्र। वाह, 15,000 में गारंटी 2 साल, गारंटी भी दे रहे हैं, देर ना करें। इच्छुक ग्राहक संपर्क करें 9826343500, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलें आगे। अथवा, एक सेकंड रुकिए, यहां पर हो गया है ना वातानुकूलित यंत्र। अब चलते हैं हम आगे। अथवा आवश्यकता, प्रसिद्ध कीनिया कंपनी में स्नातकों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर। न्यूनतम शिक्षा विज्ञान स्नातक, स्नातक मतलब समझते हैं ग्रेजुएट। कार्यानुभव लगभग 2 वर्ष, सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य। वेतन 30,000 रुपए प्रति माह। योग्य व इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हो गया विज्ञापन। हो गया हमारा 7वां प्रश्न। विज्ञापन लेखन में इसी तरह से आपको बहुत अच्छे से लिखना है, और जब लिखेंगे चित्रों को साथ, चित्रों को तो बना दीजिएगा। मैं इसलिए कहती हूं कि समय का बहुत सदुपयोग करते हुए आपको परीक्षा देनी है, ताकि परीक्षा में आप विज्ञापन जब पर विज्ञापन पहुंचेंगे ना, विज्ञापन लेखन पर, तो आप थोड़े थोड़े चित्र तो बना दीजिएगा। और चित्रों में स्केच पेन या रंग का यूज नहीं करना है बेटा। ठीक है, आप ब्लैक, ब्लू, बॉल पेन का यूज कीजिए, और चाहे तो फिर जो अपने पेंसिल कलर रहते हैं उनसे शेडिंग कर सकते हैं, बस। इसके अलावा
कलर मलर यूज मत करिएगा, क्योंकि कलर से अंक नहीं होते हैं, इसमें आप बिल्कुल मन में ना रखें। आप अच्छा लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। चलिए आ गए हैं हम अपने 8वें प्रश्न पर। अब मैं पढ़ती हूं 8वां प्रश्न। दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा का निर्माण। लघु कथा क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। चाय नाम सार्थक अथवा दी गई पंक्तियों को पूरा करते हुए लगभग 120 शब्दों में लघु कथा का निर्माण कीजिए। मैं रोज मां को देखती थी, इतनी तन्मयता से नियम से यह काम करने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती है? लघु कथा शब्द सीमा लगभग 120 शब्द में, विषय वस्तु रहेगी 2 नंबर की, प्रस्तुति रहेगी 2 नंबर की, भाषा रहेगी 1 नंबर की, मतलब लघु कथा भी हमारी है 5 नंबर की, ठीक है। चाय, अब चाय पर लघु कथा लिखिए। कैसे लिखेंगे? स्कूल में चाय के लिए लोगों का बेसब्री से आवाजें लगाना कुछ अच्छा नहीं लगता था। आपको कल्पना करनी है, स्टोरी लिखनी है। पर कुछ दिनों से चाय के साथ जो नाम मैं सुन रही थी उसने मुझे अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर लिया। किसका नाम? कितना प्यारा और गहरा नाम था, ब्रह्मानंद। पर शायद ही कोई उसका पूरा नाम पुकारता था। ब्रह्मानंद को कोई ब्रह्मा, कोई नंदू, तो यहां तक कि कोई तो उसे बीए कहकर ही पुकारते थे। और वह हर पुकार पर मुस्कुराता हुआ आता और सबके पसंद की चाय झटपट बनाकर ले आता। जब जब उसे आवाज लगाई जाती मेरा ध्यान उस ओर जाने लगा और मैं उसके चेहरे की ओर देखने लगी। कितनी गहराई है उसके नाम में, और वैसे ही गहराई कहीं ना कहीं मुझे उसके चेहरे पर भी नजर आती है। उसका नाम किसी भी तरह से पुकारा जाता है, परंतु वो अपनी उपस्थिति और अपने काम के प्रति इतना समर्पित है कि तुरंत हाजिर हो जाता है। पर वह हर किसी के मुताबिक चाय बनाकर लाता, बिना किसी संकोच, बिना किसी परेशानी के। एक दिन मेरा भी मन हुआ कि मैं ब्रह्मानंद के हाथ की चाय पीकर देखूं। मैंने उसे बुलाया, ब्रह्मानंद मुझे भी 1 कप चाय दे दो। उसने पूछा, कैसी चाय पसंद है आपको? मैंने बोला, जैसी तुम चाहो वैसी बना दो। उसने मुझे जो चाय बनाकर पिलाई उसमें मुझे बिल्कुल घर की या चाय का स्वाद आ गया। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि ब्रह्मानंद, क्या तुम्हें अपना नाम का मतलब मालूम है? इतना प्यारा नाम तुम्हें किसने दिया? वह बोला, पता नहीं, जब से होश संभाला है लोग इसी नाम से पुकारते हैं। बस इसके आगे कुछ पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इतना साफ था कि उसकी चाय, उसकी मुस्कुराहट सबको ब्रह्म सा आनंद देकर तृप्त कर देती थी और उसके नाम को साकार कर देती थी। कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुण। नाम का व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो हमारे माता पिता जो हमारे नाम रखते हैं ना, वो बहुत सकारात्मकता के साथ रखते हैं। हर एक बच्चे का नाम माता पिता सोच समझ कर रखते हैं। गुणी मतलब हर एक का नाम। तो नाम कहा ना यहाँ पर कल्पना में कि कितने अच्छे से कहानी में उन्होंने, कोई ब्रह्मा तो कोई नंदू, परंतु उसका जो ब्रह्मा था साक्षात आनंद की अनुभूति थी, यहाँ पर बताया गया है। अथवा प्रेरणा स्रोत, मैं रोज माँ को देखती, इतनी तन्मयता से और नियम से उसे यह काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वह रोज सुबह उठती, नहा धोकर पूजा पाठ करके उस बर्तन को धोती और उसमें पानी भर के पक्षियों के लिए रख देती। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, माँ क्या तुम कभी ये काम भूलती नहीं हो और ऐसा करने की प्रेरणा तुम्हें कहाँ से मिलती है? माँ ने कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। रविवार को उसने मुझे बर्तन को धोकर पानी भरकर रखने के लिए कहा और दूर से खड़े होकर मेरे साथ देखती रही। थोड़ी देर में एक पक्षी उड़ता हुआ वहां पहुंचा। बर्तन में साफ पानी देखकर उसे पिया नहीं, बल्कि ची ची की आवाज करता इधर उधर उड़ा, मानो अन्य पक्षियों को सूचना दे रहा हो कि पीने के लिए साफ पानी आ गया है, आ जाओ इधर। कुछ ही देर में वहां बहुत सारे पक्षी आ गए। सबने बारी बारी पानी पिया और तृप्त होकर उड़ गए। तृप्त मतलब समझते हैं ना बेटा, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। आज मुझे अपनी माँ के उस नियम के पीछे छुपा जो प्रेरणा का स्रोत था वो मिल गया।
ये था हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 कोर्स बी का। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा और परीक्षा में इसी नियम का पालन करते हुए आप इसको पूरा करेंगे। ठीक है बेटा, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप सभी के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। हाँ, मुफ्त मतलब 100% फ्री। हम ये नहीं कहते कि 10%, 20%, 30% या 40%, 100% फ्री एजुकेशन देता है मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार बच्चों के लिए। तो जो भी वीडियो आप देखते हैं लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।